बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टैटिस्टिक्स बुक का यूनिट नंबर 8 जो है ना वो डिस्कस करेंगे और यूनिट नंबर 8 है हमारे पास प्रोबेबिलिटी थ्योरी। ये वाला यूनिट जो है निस्बतन सबसे शॉर्ट है और आसान भी है। ये वाला यूनिट थोड़ी सी आप तवज्जो दीजिएगा ना, बहुत आसान है और बहुत छोटा सा चैप्टर है। तो इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। सबसे पहले एग्जाम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है, फिर सेट्स की एक्सप्लेनेशन है थोड़ी बहुत, इसके बाद फैक्टोरियल, परम्यूटेशन, कम्बिनेशन। ये छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक हैं और इंतहाई आसान है। इसके बाद ये सैंपल स्पेस वगैरह ये सारा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ही है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। पहले तो हम प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा ना इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसका थोड़ा बहुत तारफ। अगर मैं शॉर्ट वर्ड्स के अंदर आपको बताऊं ना कि प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी इज़ अ चांस ऑफ अकरेंस, यानी किसी भी इवेंट के अक्कर होने के जो चांसेस होते हैं ना उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। मतलब ये एक गैर यकीनी कैफियत होती है कि एक इवेंट अक्कर होना है ना, तो अब हमें नहीं पता कि वो सही होगा या गलत होगा या किस तरह होगा इवेंट अक्कर होने से पहले। ठीक है, तो हम उसके बारे में प्रोबेबल होंगे, मतलब हम गैर यकीन होंगे। हम कह सकते हैं कि इसके चांसेस हैं, यानी इतने चांसेस हैं कि ये सही होगा और इतने चांसेस हैं कि ये गलत होगा। तो ये जो चांसेस हैं ना उसके अकरेंस के, इसको हम प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। प्रोबेबिलिटी इज द स्टडी ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। इसमें हम रैंडम एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो स्टडी करते हैं। मतलब कोई भी चांस अक्कर होना है ना, तो उसके रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसके ढेर सारी आउटकम्स आ सकती हैं, ढेर सारे रिजल्ट आ सकते हैं। तो हम उसमें से गेस करते हैं कि कौन सा रिजल्ट इसका हो सकता है, कितने चांसेस हैं ये रिजल्ट होगा, कितने चांसेस हैं वो रिजल्ट होगा। कंसीडर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ डाई। मिसाल हम लेते हैं कि हम जो डाई है ना उसको रोल करते हैं, जो लूडो का दाना होता है ना, आपने देखा होगा लूडो जो खेलते हैं, तो उसको हम रोल करते हैं। इट इज़ नॉट सर्टन इन दिस एक्सपेरिमेंट दैट वेदर अ सिक्स विल अपीयर। तो हमें यकीन नहीं होता, सर्टन नहीं होता कि सिक्स ही आएगा। उस पे छः होते हैं ना मुख्तलिफ नंबर्स, वन से लेकर सिक्स तक। तो हमें ये यकीन नहीं होता कि सिक्स ही आएगा। अब एक गैर यकीनी सूरत हाल की जो है ना कैफियत बन गई है, तो हम फिर प्रोबेबिलिटी का सहारा लेते हैं। हम कहते हैं कि कितने चांसेस हैं। सबसे पहले तो हम उसकी आउटकम्स डिस्कस करते हैं ना, आउटकम्स कितनी हो सकती हैं। उसकी टोटल 6 आउटकम्स हो सकती हैं, मतलब 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है और 1 आ सकता है। टोटल 6 उसके रिजल्ट्स आ सकते हैं, तो इन 6 को हम बोलेंगे ये आउटकम्स हैं। अब प्रोबेबिलिटी कितनी है? 6 के आने के चांस कितने हैं? तो 6 में से 1 चांस है, मतलब टोटल 6 चांसेज़ हैं। 1 चांस है 1 आ सकता है, दूसरा चांस है 2 आ सकता है, तीसरा चांस है 3 आ सकता है, चौथा चांस है 4 आ सकता है, पाँचवाँ चांस है 5 आ सकता है और इसी तरह छठा चांस है 6 आ सकता है। तो 1/6 यानी 6 में से 1 चांस है 6 आ सकता है और 5 चांस हैं कि 6 नहीं आ सकता। ठीक है? इसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं कहूँ तो वो 1/6 होगी, 6 आने की। वो कहता है सपोज वी रिपीट द एक्सपेरिमेंट n टाइम्स। हम कुछ जो है ना वो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, यानी हम कहते हैं हमने उसको 2 दफ़ा रोल किया, अब कितने चांसेस हैं 6 आने के। हमने उसको 3 दफ़ा रोल किया, फिर कितने चांसेस हैं 6 आने के। तो वो कहता है लेट्स से स्मॉल s बी द नंबर ऑफ सक्सेसेस। वो कहता है कि स्मॉल s हम कह देते हैं कि नंबर ऑफ सक्सेसेस हैं, यानी इतनी दफ़ा 6 आएगा। इसको हम एस से डिनोट कर लेते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स अ सिक्स अपीयर्स ऑन अ डाई। ठीक है, मतलब जितनी दफ़ा उस डाई पर 6 नंबर जो है ना वो अपीयर होगा। देन इट हैज़ बीन एम्पिरिकली ऑब्जर्व्ड दैट एफ इज इक्वल टू एस ओवर एन। एफ जो है ना इसको हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, एस ओवर एन। एस स्मॉल एस जो है नंबर ऑफ सक्सेसेस है और एन जो है वो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं। यानी जितनी दफ़ा आपने डाई को रोल किया उससे डिवाइड करना है किसको, नंबर ऑफ सक्सेसेस को, जितने टाइम्स आपकी सक्सेस हुई है। इसको हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। बिकम्स स्टेबल इन लॉन्ग रन। दिस स्टेबिलिटी इज द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी। तो ये वाला फार्मूला जो है ना ये हमें ज़्यादा स्टेबल रिजल्ट देता है जब हम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादा कर देते हैं ना, एन को हम ग्रेटर करते जाते हैं। अब एक दफ़ा तो हमने रोल किया, एन 1 है यहाँ पे, ठीक है। एन 1 का मतलब ये है कि हमने 1 टाइम एक्सपेरिमेंट किया, तो बड़ी आसान है प्रोबेबिलिटी चेक करना। जब 2 टाइम्स करेंगे तो प्रोबेबिलिटीज़ ऐड हो जाएँगी, वो बहुत लंबा चक्कर बन जाएगा। अब देखिए ना टोटल 6 आउटकम्स हैं। जब हम 2 दफ़ा इसको ना रोल करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा आउटकम्स हो जाएँगी। मिसाल मैं देता हूँ, हो सकता है पहली दफ़ा 1 आ जाए, दूसरी दफ़ा भी 1 आ जाए, हो सकता है पहली दफ़ा 2 आए, दूसरी दफ़ा भी 2, पहली दफ़ा 3, दूसरी दफ़ा 3, पहली दफ़ा 4, दूसरी दफ़ा 4, पहली दफ़ा 5, दूसरी दफ़ा 5। मतलब हमने 2 एक्सपेरिमेंट करने हैं ना,
हो सकता है पहली दफ़ा भी 6 आए, दूसरी दफ़ा भी 6 आए। ओके, अब उसके कन्वर्स चलते हैं। अब हो सकता है पहली बार जो है वो 1 आए, दूसरी दफ़ा 2 आ जाए, पहली दफ़ा 1 आए, दूसरी दफ़ा 3 आ जाए, पहली दफ़ा 1 आए, दूसरी दफ़ा 4 आ जाए, पहली दफ़ा 1 आए, दूसरी दफ़ा 5 आ जाए। तो इस तरह करके भी चलेगा। हो सकता है पहली दफ़ा 6 आए, दूसरी दफ़ा 1 आए, पहली दफ़ा 5 आए, दूसरी दफ़ा 1 आए। तो इस तरह की ढेर सारी प्रोबेबिलिटीज़ बनेंगी। वो जब हम आगे प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे ना, तो ये सारे केसेस डिस्कस करेंगे। तो देखें, जब एक एक्सपेरिमेंट था n 1 था, तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ जो है ना वो 6 थी, सॉरी, जो रिजल्ट्स थे या आउटकम्स थी, पॉसिबल आउटकम्स वो 6 थी। लेकिन जब हमने 2 एक्सपेरिमेंट कर दिए, 2 दफ़ा हमने डाई को रोल कर दिया, तो वो तकरीबन 36 आउटकम्स उसकी आ सकती हैं, आप चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह जब लॉन्ग रन में हम जाते हैं ना, तो ये ज़्यादा स्टेबल हमें रिज़ल्ट देता है और यही प्रोबेबिलिटी थ्योरी की बुनियाद बनती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। Historically, probability theory began with the study of games of chance such as card। तो चांस वाली जो गेम्स है ना, उनकी जब स्टडी हुई तो उस वक्त प्रोबेबिलिटी थ्योरी ने जन्म लिया, हिस्टोरिकली तारीखी एतबार से। जैसे कि कार्ड्स हैं, पत्ते जो ताश वगैरह खेलते हैं। द प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी को हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे। इवेंट ए, इवेंट को हम ए कहेंगे, कैपिटल ए। was defined as follows: if a can occur in s, s का मतलब यही है कि सक्सेसेस, ठीक है, मतलब इतनी दफ़ा वो इवेंट जो है अकर होगा, वेज आउट ऑफ द टोटल एन, एन टाइम्स एक्सपेरिमेंट होगा, उसमें एस सक्सेसेस हैं, ठीक है, एस टाइम्स वो इवेंट ए अकर होगा, इक्वली लाइकली वेज, देन उसको हम डिनोट फिर कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी उस इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी एस ओवर एन है। एस नंबर ऑफ सक्सेसेस और एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। इस फार्मूला को आपने ज़हन में रखना है, ये प्रोबेबिलिटी है। यानी बेसिकली प्रोबेबिलिटी का बेसिक फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सक्सेसेस, ठीक है, मतलब जितने नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अपीयर्स या अकर्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स द एक्सपेरिमेंट इज डन, यानी जितनी दफ़ा डाई रोल किया गया है वो नीचे रखना है, और जितनी दफ़ा उस पर 6 आया है वो आपने ऊपर रखना है, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी है। ओके, इसको फिर जब हम थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली चेक करेंगे ना, फिर आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि टॉसिंग अ डाई, आप इस एक डाई को टॉस करते हैं, रोल करते हैं। एन ऑड नंबर कैन अकर इन 3 वेज। जब एक दफ़ा हम उसको टॉस करते हैं ना, तो अब उस पे 6 नंबर्स हैं, तो वो कहता है ऑड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब हो सकता है अगर 1 आए तो ऑड है, अगर 3 आए तो ऑड है, और अगर 5 आए तो ऑड है, तो 3 दफ़ा ऑड नंबर आ सकता है आउट ऑफ 6 इक्वली। टोटल 6 है ना रिजल्ट, 6 में से 3 रिजल्ट ऑड आ सकते हैं, ठीक है। लाइकली वेज हिंस, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3, 3 ऊपर आएगा, यानी जितनी टाइम्स ऑड नंबर आएगा वो 3 दफ़ा आएगा, मतलब 3 ऑड नंबर्स हैं तो 3 में से कोई एक आ सकता है, तो 3 को ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय 6, 6 टोटल आउटकम्स हैं, यानी 6 नंबर ऑफ आउटकम्स कह लें, एक्सपेरिमेंट कह लें, उससे आपने डिवाइड करना है, तो 3/6 उसकी प्रोबेबिलिटी है, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 1 इज़ 3, 3 2s आर 6, इसको सिंप्लीफाई करके 1/2 भी हम लिख सकते हैं। वो उसकी 1/2 प्रोबेबिलिटी है, मतलब 2 में से 1 चांस है ऑड आने का। 50-50% चांसेज़ हैं, मतलब 50% चांसेज़ है इवन आएगा, 50% चांसेज़ है ऑड आएगा, क्योंकि इक्वल हैं, इवन भी इक्वल हैं उस पे और ऑड भी इक्वल हैं, तो इसलिए इक्वल प्रोबेबिलिटी है, इवन आने की भी इक्वल प्रोबेबिलिटी है, सॉरी ऑड आने की। अच्छा, एक और बात, ये प्रोबेबिलिटी जो है ना, ये हमेशा इवेंट अक्कर होने से पहले होगी, क्योंकि पहले ही आप अनसर्टन है। जब इवेंट अक्कर हो गया तो प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो गई। जो इवेंट नहीं अक्कर हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो गई, और जो अक्कर हो गया उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई, क्योंकि फिर तो आप सर्टन हो गए ना, फिर तो आप श्योर हो गए कि ये ऐसे है। मिसाल के तौर पर आप पेपर देते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या है? फेल है या पास है? प्रोबेबिलिटी है या आप फेल होंगे या आप पास होंगे। अब वो आपके पेपर पे डिपेंड करता है कि आपने पेपर किस किस्म का दिया है, कितने चांसेस हैं आप फेल होंगे, कितने चांसेस हैं आप पास होंगे। ये सारी प्रोबेबिलिटी जो है ना, ये रिजल्ट अनाउंस होने के पहले तक है प्रोबेबिलिटी। जब आपका रिजल्ट अनाउंस हो गया, अब अगर आप पास हो गए तो फेल वाली प्रोबेबिलिटी 0 होगी, पास वाली 1 होगी, ठीक है, मतलब। अच्छा, एक और बात, ये जब हम आगे एग्जाम्स पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको वहाँ पे समझाता हूँ, वहाँ पे आपको क्लियर समझ आएगी। नेक्स्ट है जी एग्जाम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये डिस्कस करते हैं, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। Let S be the set of all possible outcomes of some given experiments which is called the sample space।
अच्छा, अब जो पॉसिबल आउटकम्स है ना, जो ऊपर मैंने आपको बताया, यानी 6 आउटकम्स थी, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। ये पॉसिबल हैं। मतलब या तो पॉसिबल है 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3। जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं ना, जितना रिजल्ट आ सकता है उस सब को हम सैंपल स्पेस बोलते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ पॉसिबल। अगर उन पॉसिबल आउटकम्स का सेट बनाया जाए ना, तो उस पूरे सेट को हम एस बोलेंगे, सैंपल स्पेस बोलेंगे, कैपिटल एस। स्मॉल एस में और कैपिटल एस में आपने फ़र्क रखना है। कैपिटल एस सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स है, और जो स्मॉल एस है वो नंबर ऑफ सक्सेसेस है, यानी जितने दफ़ा आपका इवेंट अक्कर हुआ है। ठीक है? कोई पूछे कि सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यानी जितनी आउटकम्स आ सकती हैं, जितने रिज़ल्ट आ सकते हैं, उसका सेट सैंपल स्पेस कहलाएगा। अ पर्टिकुलर आउटकम। अब उस सेट में जो एक-एक आउटकम है वो उसका एलिमेंट कहलाएगा। 1 है वो भी उस सेट का एलिमेंट है, 2 है वो भी उस सेट का एलिमेंट है, 3 है वो भी उस सेट एस का एलिमेंट है। तो वो जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, उसके एलिमेंट कहलाएँगे, इज़ कॉल्ड अ सैंपल पॉइंट और सैंपल। ठीक है? उनको उसका एलिमेंट भी बोलते हैं, उनका सैंपल पॉइंट भी बोलते हैं, उनका सैंपल भी बोल सकते हैं उस सेट का। An event A is a set of outcomes or a subset of sample space S, then P is called the probability function. P of A is called probability if event A, if the following axioms hold. वो कहता है कि P of A को हम उसकी probability, उस event A की probability बोलेंगे। अगर वो इन 3 axioms पे पूरा उतरता है, अगर ये 3 शराइत पूरी होती हैं, तो हम उसको probability बोलेंगे। पहली शर्त क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ना, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो और लेस देन और इक्वल टू 1 हो। यानी वो 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, और 1 हो सकती है, 1 से छोटी भी हो सकती है। इसके बाहर प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। मतलब वो 0 से छोटी नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। 0 से छोटे आपको पता है ना, 0 से बड़े तो 1 2 3 ये सारे बड़े हैं, इस साइड पे जो हैं वो बड़े हैं। और इस साइड पे -1 -2 ये सारे 0 से छोटे हैं, -3 ये इस तरह करके। नंबर लाइन अगर आप देखें तो ये तो बचपन में आप पढ़ते आ रहे हैं ना, 2-3 क्लास से नंबर लाइन का कांसेप्ट आ जाता है। तो 0 से छोटी प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं होगी, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं हो सकती, ये एग्ज़ाम हमें बताता है, ठीक है? वो हमेशा या 0 होगी, 0 हो सकती है, और 0 से बड़ी भी हो सकती है। और प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती। 1 जो है ना, 1 से बड़ी 1.1 भी नहीं हो सकती, 2 तो बड़ा दूर है ना, 2 तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। 1.1 भी नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, 1 से हमेशा छोटी रहेगी, या 1 होगी, और 0 हो सकती है, या 0 से हमेशा बड़ी हो सकती है। अब अगर तो किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 0 है ना, इसका मतलब है नो चांस ऑफ अकरिंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0, देन नो चांस ऑफ अकरिंग, नो चांस ऑफ इवेंट, या नो चांस ऑफ अकरेंस लिख लें। मतलब अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो श्योर है कि ये इवेंट अकर नहीं हो सकता। और अगर प्रोबेबिलिटी 1 है, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1, अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है, इसका मतलब है कि 100% चांसेस ऑफ अकरेंस, ठीक है? 100% चांस ऑफ अकरेंस, मतलब 100% चांसेस हैं कि वो इवेंट अकर होगा। अब जैसे मैं कहता हूँ कि बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है 1, तो इसका मतलब है 100% बारिश होगी, 100% चांसेस हैं कि बारिश होकर रहेगी। और अगर मैं कहता हूँ कि बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो इसका मतलब है बारिश बिल्कुल नहीं होगी, एक बूंद भी बारिश की नहीं गिरेगी। लेकिन अब 0 और 1 के दरमियान अगर प्रोबेबिलिटी है ना, 0.1 है, 0.2 है, तो इसका मतलब है कुछ चांसेस है होने के, कुछ चांसेस है ना होने के। जैसे मैं 0.5 कह दूँ, तो अब ये 0 और 1 के बिल्कुल दरमियान में है 0.5, या 1/2 जिसको बोलते हैं, 1/2 0.5 एक ही बात है। तो अब ये बिल्कुल दरमियान में है, इसका मतलब है आधी प्रोबेबिलिटी या होने की, आधी प्रोबेबिलिटी या ना होने की, तो ये 50-50% चांसेस हो जाते हैं, ठीक है? इसी तरह फिर 0.4, 0.3, तो उसपे चांसेस अगर 0.5 से थोड़ी बढ़ जाए, 0.7 की तरफ चली जाए, तो इसका मतलब है ये 1 की तरफ है, 1 वाली साइड पे है। तो मतलब ज़्यादा चांसेस हैं अक्कर होने के, और कम चांसेस हैं अक्कर ना होने के। और 0.5 से छोटी हो जाए, 0.2 हो जाए, अब ये 0 के ज़्यादा करीब है, तो इसका मतलब है ज़्यादा चांसेस हैं अक्कर ना होने के, और कम चांसेस है अक्कर होने के। तो मतलब ये प्रोबेबिलिटी, वैसे मैं आपको थोड़ा-सा इसका ना कांसेप्ट दे रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी की एक तो वैल्यू 0 और 1 के हमेशा दरमियान में रहेगी। 0 होगी तो नो चांस है, और 1 होगी तो 100% चांस है, और दरमियान में होगी तो कुछ भी हो सकता है, कुछ चांसेस होने के और कुछ ना होने के। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस जो है ना, वो वाला सेट, उसकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो भी 1 होगी।
हमेशा। कैसे? मैं ये भी आपको समझा देता हूँ। मसलन अब वो वही 6 वाला हम सेट ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है? अब इसमें एक तो प्रोबेबिलिटी है 1 की, 1 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 6 में से 1 दफ़ा 1 आ सकता है, 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी है। और 2 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? इसकी भी 1/6 है। और 3 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? इसकी भी 1/6 है। 4 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? इसकी भी 1/6 है। 5 भी 1/6 दफ़ा आ सकता है और 6 भी 1/6 टाइम आ सकता है। अब इन सारों को ऐड करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 टाइम 1/6 है तो ये 6/6 होगा और ये कट के ये 1 रह जाएगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो होगी ना हमेशा वो 1 होगी। किसी भी सैंपल स्पेस की टोटल प्रोबेबिलिटी अगर आप ऐड करें तो वो 1 होगी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसका भी ये भी एग्ज़ाम है, ये भी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान हो, दूसरी दूसरी कंडीशन के टोटल जो सैंपल स्पेस है ना, उसकी प्रोबेबिलिटीज़ 1 हो। तीसरी कंडीशन या तीसरा एग्ज़ाम ये है कि A1, A2, A3 अगर आपके पास सीक्वेंस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो। सीक्वेंस का मतलब है एक तरतीब के साथ ढेर सारे इवेंट्स हों और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है अगर दो इवेंट्स मिसाल के तौर पर A1 और A2 दो इवेंट्स हैं, अगर वो डिसजॉइंट हों तो हम कहेंगे कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब डिसजॉइंट क्या होते हैं? डिसजॉइंट का मतलब है अगर उन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए तो फाई आए। फाई कहते हैं खाली सेट को, एम्प्टी सेट। ये जो फाई है ना ये एम्प्टी सेट की सिंबल होती है, ठीक है? फाई इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट है। अब A1 और A2 का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है, इसका मतलब है A1 और A2 में कोई कॉमन नंबर नहीं है। इंटरसेक्शन में वही नंबर लिखे जाते हैं जो दोनों में कॉमन हो। अब दोनों में कोई कॉमन नंबर नहीं मतलब कोई ऐसा नंबर ना हो जो A1 में भी हो और A2 में भी हो, यानी दोनों इवेंट्स में कोई सेम नंबर ना हो तो फिर वो फाई सेट होगा, खाली सेट होगा, दोनों का इंटरसेक्शन खाली सेट होगा। इसका मतलब है दोनों डिसजॉइंट हैं। जब डिसजॉइंट होंगे तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। तो सिंपल वर्ड्स के अंदर सादा लफ्ज़ों में मैं आपको समझाऊँ तो ऐसे सीक्वेंस जितने भी हों, उनमें कोई कॉमन नंबर ना हो, कोई कॉमन इवेंट ना हो। ठीक है? मतलब जितने भी रिज़ल्ट्स हैं A1 में वो A2 में ना हो, A3 में ना हो, A4, A5 आगे जितने भी इवेंट्स हैं ना उनमें कोई कॉमन ना हो वैल्यू तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ठीक है? तो फिर अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों तो उन सब का जो यूनियन है ना, यूनियन लें A1, A2, यूनियन A3, यूनियन A4, यूनियन A5 आगे सो ऑन जितने भी हैं। उनकी प्रोबेबिलिटी सारों का इकट्ठा यूनियन लेकर प्रोबेबिलिटी लें तो वो इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर्थ इवेंट प्लस सो ऑन। तो जितने भी इवेंट्स हैं उनकी यूनियन लेकर प्रोबेबिलिटी लें तो वो इक्वल आएगी उनकी जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है उनके सम के। तो ये इसका थर्ड एग्जाम है। अब इन तीनों कंडीशन पर ये फुलफिल हो तो हम पी ऑफ ए को कहेंगे कि वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, वो इस ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी है। उम्मीद है आपको प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट और प्रोबेबिलिटी के जो एग्जाम्स हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट एक टॉपिक है सेट एंड इट्स टाइप्स। अब प्रोबेबिलिटी जो है ना उसको डिस्कस करने के लिए सेट का कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब सेट जो है ये आप बचपन से छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 2, 3, 4 की मैथमेटिक है ना वो आप उठा कर देखिए वहाँ पे सेट आपको पढ़ाया जाता है और रटाया जाता है। हर क्लास के अंदर सेट का चैप्टर लाजमी होता है मैथमेटिक्स से अगर आपको वास्ता पड़े। और 10 क्लास तक तो आपको पता है ना मैट्रिक तक हर क्लास के अंदर मैथमेटिक्स होती है, लाज़मी होती है और उसमें सेट भी लाज़मी होता है, आप कोई भी क्लास उठाकर देख लीजिए। तो सेट क्या है? सेट बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। कलेक्शन क्या है? यानी कॉम्बिनेशन है, एक इकट्ठ है। मुख्तलिफ चीज़ों को, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा कर दें, तो उसको हम कलेक्शन बोलते हैं। अब वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं? वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है? वेल डिटरमिन्ड या वेल डिफाइंड भी इसको बोलते हैं। वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि डिस्टिंक्ट क्या है और वेल डिफाइंड क्या है। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि वो किसी एक फैमिली से हों, किसी एक क्लास से हों। अब जैसे मैं बोलता हूँ ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बीएस क्लास के स्टूडेंट्स का सेट जो है ना ये एक वेल डिफाइंड तब होगा अगर उसमें सिर्फ बीएस के स्टूडेंट्स हों। अगर मैं कोई मैट्रिक का एक स्टूडेंट उसमें डाल दूं तो वो सेट नहीं रहेगा क्योंकि वो वेल डिफाइंड नहीं रहा, वो किसी एक फैमिली से नहीं रहा,
वो किसी एक क्लास से नहीं रहा। इसी तरह मैं कहता हूँ कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स सेट, अगर मैं उसके स्टूडेंट्स का सेट बनाता हूँ तो उसमें सारे ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मैं रखूँगा। कोई एक मैं पंजाब यूनिवर्सिटी या किसी और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट डाल दूँ तो वो वेल डिफाइंड नहीं रहेगा, क्योंकि वो किसी एक क्लास से नहीं रहेगा। वेल डिफाइंड का ये मतलब है। और डिस्टिंक्ट का मतलब है कि कोई एक नाम जो है वो रिपीट नहीं कर सकता। अब मिसाल के तौर पर मैं बीएस क्लास के स्टूडेंट्स का सेट बनाता हूँ, तो उसमें एक नाम 2 लड़कों के नाम हैं अली, एक का नाम भी अली है, दूसरे का नाम भी अली है। तो मैं उस सेट के अंदर एक दफ़ा ही अली लिखूँगा, 2 दफ़ा नहीं लिख सकता। अगर मैं 2 दफ़ा लिख दूँगा तो वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो वो सेट नहीं रहेगा। तो मैंने अगर वो सेट बनाना है, अगर 2 दफ़ा नहीं 10 दफ़ा भी एक नाम आ रहा है, तो मैं उसको सेट के अंदर एक दफ़ा ही शो करवाऊँगा। ये उसकी डिस्टिंक्टनेस है, ठीक है? एक तो वेल डिफाइंड हों चीज़ें, दूसरा डिस्टिंक्ट हों, उनका कलेक्शन जो है ना, यानी उनको इकट्ठा कर देना, उसको हम सेट बोलेंगे। अब उम्मीद है आपको सेट की डेफिनेशन तो वाज़ेह हो गई होगी, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको कभी भी भूलेगी नहीं, क्योंकि इस तरह आपको ना सेट किसी ने समझाया होगा और ना कोई समझाएगा। द ऑब्जेक्ट्स कंप्राइजिंग द सेट आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट्स या मेंबर्स। अब उस सेट के अंदर जितने भी वो ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी चीज़ें हैं उस सेट के अंदर, उन चीज़ों को हम उस सेट के एलिमेंट्स बोलेंगे या उस सेट के मेंबर्स बोलेंगे। वो डिनोट ए बिलोंग्स टू ए, ये जो सिंबल है ना ई वाली, इस तरह की जो सिंबल है, इसका मतलब है बिलोंग्स टू या इज एन एलिमेंट ऑफ या इज अ मेंबर ऑफ। अब ए बिलोंग्स टू ए का मतलब है स्मॉल ए इज अ मेंबर ऑफ सेट ए। कैपिटल नंबर जो लेटर्स हैं ना वो हम सेट के लिए इस्तेमाल करते हैं, और स्मॉल लेटर्स हम उसके एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसके 3 मतलब हैं, या तो स्मॉल ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, या स्मॉल ए इज अ मेंबर ऑफ ए, या स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, बिलोंग्स टू इज अ मेंबर ऑफ, इज एन एलिमेंट ऑफ, इसको 3 तरीकों से पढ़ा जा सकता है। इफ एवरी मेंबर ऑफ ए इज आल्सो अ मेंबर ऑफ बी, अगर हम कहें कि जो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के भी एलिमेंट्स हों, देन ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। तो ए के जितने भी, यानी एक पहले सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो दूसरे सेट के भी एलिमेंट्स हों, तो हम कहेंगे पहला सेट दूसरे का सब सेट है। ठीक है, यानी वो उससे छोटा सेट है, क्योंकि सारे उसके एलिमेंट्स दूसरे में भी मौजूद हैं। देन हम कहेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और ये वाली जो सिंबल है ना, ये वाली, ये इसको हम बोलते हैं इज अ सबसेट ऑफ। और ये जो इसके छोटे मुँह की तरफ है ना, जो इसका क्लोज़ मुँह है, उसकी तरफ जो सेट हो वो हम कहते हैं कि इज़ अ सबसेट ऑफ अदर। और जो इसके बड़े मुँह ये जो खुला है जिस तरफ से, इस तरफ जो सेट है ये हम कहेंगे कि इज़ अ सुपरसेट ऑफ दिस। ठीक है? अब अगर इधर से हम पढ़ें तो हम कहेंगे कि बी इज़ अ सुपरसेट ऑफ ए, यानी बी बड़ा सेट है, सुपरसेट है, और ए उसका छोटा सेट है, ए उसके अंदर सारा आ रहा है। और इस तरफ से हम पढ़ेंगे तो हम कहेंगे ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यानी ए छोटा सेट है और बी बड़ा सेट है, ए सारा सेट बी के अंदर मौजूद है, ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हैं। ठीक है? सेट की डेफिनेशन हो गई, एलिमेंट्स की डेफिनेशन हो गई, और सबसेट की डेफिनेशन हो गई। अच्छा, इसके बाद है टू सेट्स आर इक्वल इफ ईच इज कंटेन्ड इन द अदर। वो कहता है कि अगर 2 सेट्स को हम इक्वल सेट्स बोलेंगे अगर हर सेट जो है ना वो दूसरे में मौजूद हो, यानी ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हों और बी के सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद हों, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी, का मतलब है ए सेट इज इक्वल टू बी सेट, यानी 2 सेट्स इक्वल होंगे आपस, इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ अगर ए सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो ए का। अब मतलब क्या है, ए के सारे एलिमेंट्स हों बी में और बी के सारे एलिमेंट्स हों ए में, तब हम उन दोनों सेट्स को इक्वल सेट बोलेंगे। या अगर 2 सेट्स इक्वल हों तो इसका मतलब ये होगा कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। और इस इफ एंड ओनली इफ का ये मतलब होता है, यानी दोनों तरफ ये ट्रू हो सकती है। अगर हम ये साइड लें, अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, तो हम कहेंगे ए और बी इक्वल हैं। और अगर हमें दिया जाए कि ए और बी इक्वल हैं, तो हम कहेंगे कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। मिसाल इसकी ले सकते हैं, एक सेट है आपके पास ए और बी, इसके ये 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है? और दूसरा बी सेट है आपके पास बी और ए, इसके ये 2 एलिमेंट्स हैं। अब देखें, ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, ठीक है? ए और बी दोनों हैं, वो दोनों इधर मौजूद हैं। बेशक तरतीब चेंज है लेकिन हैं तो बी के अंदर ना।
तो ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो हम कहेंगे ए इज अ सबसेट, सॉरी सबसेट की वो दूसरी अलामत होती है ये वाली, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और फिर बी के एलिमेंट्स देखें, बी और ए हैं तो वो भी ए के अंदर मौजूद हैं, तो बी वाले सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं तो हम कहेंगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो हम कहेंगे कि ए इज इक्वल टू बी, दिस इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी, ए बी के बराबर होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग कर देता हूँ, मैं इसके साथ एक और एलिमेंट लिख देता हूँ सी। मैं कहता हूँ बी के 3 एलिमेंट हैं, बी, ए और सी। अब देखो, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं कि नहीं? ए भी है इसमें, बी भी है इसमें। ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, इज़ द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है। बी के एलिमेंट सिर्फ ए और बी इसमें है, सी वाला तो इसमें नहीं है, तो बी इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए। बी जो है वो ए का सबसेट नहीं होगा। ये जो सबसेट के ऊपर ऐसे लाइन लगी हो तो इसका मतलब है इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। बी सब ए का सबसेट नहीं है, अब ये इक्वल नहीं होंगे, नॉट इक्वल हैं ये। क्योंकि ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी है तो इन्होंने इक्वल होना है। तो ये इक्वल सेट्स की एग्जांपल थी। उम्मीद है आपको ये वाली भी समझ आ गई होगी। इसके बाद वो कहता है वी आल्सो डिफाइन द नेगेशंस, नेगेशन भी हम डिफाइन करते हैं। इफ ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए देन वी राइट ए इज नॉट एलिमेंट, यानी ई के ऊपर हम ऐसे लाइन लगा दें तो इसका मतलब है ये एलिमेंट इसका नहीं है। इसी तरह अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी है ना, तो इसके ऊपर हम ये लाइन लगा दें तो इसका मतलब है ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। और इसी तरह हम अगर इक्वल के ऊपर लाइन लगा दें तो इसका मतलब है ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, एलिमेंट की सिंबल के ऊपर लाइन है तो इसका मतलब नॉट एलिमेंट, सबसेट की सिंबल के ऊपर लाइन है तो इसका मतलब है नॉट अ सबसेट, और इक्वल की सिंबल के ऊपर लाइन है तो इसका मतलब है नॉट इक्वल। नेक्स्ट वो कहता है कि सेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम या तो उसके लिस्ट ऑल एलिमेंट्स, हम उसके सारे एलिमेंट्स लिस्ट करते हैं यानी लिखते हैं, या फिर स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज विच कैरेक्टराइज द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, या फिर हम प्रॉपर्टीज उसकी लिखते हैं रिटर्न के अंदर जो उस सेट को करैक्टराइज़ करती हैं, जो हमें बताती हैं कि ये वो सेट है। मिसाल के तौर पर ए सेट की वो एग्ज़ाम्पल ले रहा है 2, 4, 6, 8, उसने उसके सारे एलिमेंट्स जो है ना वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज़ कर दिए हैं, तो ये सेट लिखने की नोटेशन है। अच्छा, मीन्स ए इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स 2, 4, 6, 8 सिमिलरली। अब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। बी इज़ अ सेट, दूसरा सेट वो कोई ले रहा है। बी इज़ अ सेट सच दैट एक्स, अब उसके अंदर एलिमेंट हैं, उस बी के अंदर कोई एक्स एलिमेंट है सच दैट एक्स इज लेस देन 20, यानी 20 से लेस जितने भी हैं ना नंबर्स वो उसके एलिमेंट्स हैं, तो ये भी सेट लिखने का तरीका है। अब ये वाला सेट कौन सा बनेगा, इसको इसकी टेबुलर फॉर्म के अंदर मैं लिखूँ ना, तो ये होगा 20 से लेस जितने भी नंबर हैं, 0, 1, 2, 3 से लेकर 20 तक। 20 नहीं होगा, 20 से लेस 19 तक होंगे। मींस बी इज द सेट ऑफ नंबर्स लेस देन 20, इसका ये मतलब है। ये टेबुलर फॉर्म है, सॉरी ये टेबुलर नहीं है, ये सेट बिल्डर नोटेशन है। सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन, ये सारी आपने पढ़ी हैं छोटी क्लासेस के अंदर। आप मैथमेटिक्स उठाइएगा ना छोटी क्लासेस की, तो आपको वहाँ से मिल जाएगी। और ये वाली जो फॉर्म होती है ये टेबुलर फॉर्म होती है, जिसके अंदर हम टैब के अंदर या किसी ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट्स के अंदर सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं। ये टेबुलर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर नोटेशन है। और एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, ये जो लिखा हुआ है ना लाइन बी इज द सेट ऑफ नंबर ऑफ लेस देन 20, तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यानी जिसमें हम डिस्क्रिप्शन देते हैं, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं किसी सेट को, तो ये उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। ये तीनों फॉर्म्स जो है ना वो बड़े क्लियरली डिटेल के साथ 6-7 के अंदर पढ़ाई जाती हैं। मेरे पास तो जो 2017-18 की बात है, बच्चे पढ़ते थे ट्यूशन वगैरह 6-7 के, तो उनको मैं तो ऐसे ही उनको भी वहाँ पे ऐसे ही समझाता था। अब पता नहीं अब के टीचर्स जो हैं वो कैसे समझाते हैं या पढ़ाते हैं, मुझे नहीं पता। नेक्स्ट है कि वो कहता है इट इज़ अज्यूम्ड दैट ऑल सेट्स और सबसेट्स ऑफ सम फिक्स्ड सेट कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। वो कहता है कि आपके पास अंडर कंसिडरेशन कुछ सेट्स हैं, ए बी सी डी, आपके पास 4 सेट्स हैं। तो वो आपके पास कोई एक बड़ा सेट है जिसके अंदर वो सारे चारों आ सकते हैं। चारों जो है ना सेट्स आपके, उनके सारे एलिमेंट्स किसी एक सेट में हैं, तो उस बड़े सेट को हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। ये यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन है। यानी यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सिंपली कि अ सेट कंटेनिंग ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन, यानी जो क्वेश्चन के अंदर आप डिस्कस कर रहे हैं जितने सेट्स, वो जिस एक सेट के अंदर होंगे उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। अ सेट कंटेनिंग ऑल अंडर कंसिडरेशन सेट्स, जो सेट सारे सेट्स को कंटेन करता हो उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। डिनोटेड बाय कैपिटल यू, इसको हम कैपिटल यू से लिखते हैं।
अ सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट या नल सेट और इट इज डिनोटेड बाय फाई। ये ऊपर भी मैंने आपको समझा दिया। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट भी ना हो या उसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं या नल सेट बोलते हैं और उसको फाई से भी डिनोट करते हैं और उसको हम इस तरह खाली ब्रैकेट से भी डिनोट करते हैं। ये जो खाली करली ब्रैकेट्स होंगी इसका भी मतलब होगा नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट भी इसको बोलते हैं, वॉइड VOID वॉइड सेट। ठीक है, ये भी इसका नाम है। और नल सेट इज कंसिडर्ड एज अ सबसेट ऑफ एवरी अदर सेट। ये भी आपने याद रखना है, ये जो एम्प्टी सेट है ना ये हर सेट का सबसेट भी होगा, यानी हर सेट जो है ना उसके अंदर एक एलिमेंट एम्प्टी सेट भी होगा। इसके बाद वो कहता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर ना रियल लाइन इंटरवल्स होते हैं। इंटरवल्स यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक दौरानियाँ। These intervals are defined below for two real numbers a and b with a is less than b। अब वो इंटरवल जो है ना यहाँ पे आपको समझाए जाएंगे और इंटरवल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, यानी क्लोज्ड इंटरवल ए पर भी और क्लोज्ड इंटरवल बी पर भी। अगर कैपिटल ये जो ब्रैकेट्स लगी हुई है ना स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो इसका मतलब है जिस पर भी ये लगी हुई है ए पर लगी हुई है तो ये मतलब है क्लोज्ड इंटरवल ए और क्लोज्ड इंटरवल बी। अब इसका मतलब क्या है? फिजिकली इसका मीनिंग ये है कि x सच दैट x ग्रेटर देन आर इक्वल टू a एंड लेस देन आर इक्वल टू b, यानी ये a से स्टार्ट हो रहा है और a भी इसके अंदर शामिल है। ये जो पॉइंट a है ना ये भी इसके अंदर शामिल है और a से ये बड़ा है और b से ये छोटा है, यानी ये इसका जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब इससे स्टार्ट होगा और b एंडिंग पॉइंट है, b तक ये जाएगा। इसके दरमियान जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे होंगे और a और b भी बाउंड्रीज भी शामिल होंगी। ठीक है, ए भी शामिल होगा और बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू का मतलब ये है ना कि एक्स इसके इक्वल भी है और ग्रेटर भी है, यानी ए भी है इसमें और ए से बड़े भी नंबर हैं। और लेस देन आर इक्वल टू बी का मतलब है बी भी है और बी से छोटे सारे नंबर हैं, तो ए से बड़े सारे और बी से छोटे सारे, यानी जो इनके दरमियान हैं वो सारे और ये वाले भी एंड पॉइंट्स भी और स्टार्टिंग पॉइंट भी। ठीक है, क्लोज इंटरवल और इसका मतलब ये हो गया। इसके बाद है ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। अब अगर ये स्मॉल ब्रैकेट्स लगी हो ना तो इसका मतलब ये है कि ओपन इंटरवल। अब ए पर भी ओपन है और बी पर भी ओपन है। अब ना ए शामिल होगा ना बी शामिल होगा, सिर्फ इनके दरमियान वाले शामिल होंगे। ठीक है, ए इज सॉरी एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड एक्स इज लेस देन बी। एक्स ए से ग्रेटर होगा यानी ए से बड़े सारे नंबर और बी से छोटे सारे नंबर, मतलब ए और बी के दरमियान वाले नंबर। अब ना ए इसमें शामिल होगा और ना बी इसमें शामिल होगा, ये है ओपन इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल का आपको मतलब समझ आ गया। अब अगर ए पर स्क्वायर ब्रैकेट है और बी पर स्मॉल ब्रैकेट है तो इसका मतलब है ये हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल है। हाफ ओपन हाफ क्लोज, यानी ए पर ये क्लोज है और बी पर ये ओपन इंटरवल है। क्लोज्ड ओपन इंटरवल या हाफ क्लोज्ड हाफ ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। नंबर्स ए से बी तक हैं, लेकिन अब ए इसमें शामिल हो जाएगा क्योंकि ये ए पर क्लोज्ड है। बी इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि ये बी पर ओपन है। ठीक है, इसका ये मतलब है एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, यानी एक्स ए से स्टार्ट हो रहा है और ए भी है इसमें और बी पर एंड हो रहा है, बी नहीं है, बी को आपने निकाल देना है। ये क्लोज्ड इंटरवल है, हाफ ओपन हाफ क्लोज। इसी तरह फिर ये भी एक हाफ ओपन हाफ क्लोज है। इसको उसने क्लोज्ड ओपन लिखा है, यानी ये क्लोज्ड से स्टार्ट हो रहा है और ओपन पे खत्म हो रहा है। और इसको ओपन क्लोज्ड लिख दिया है, यानी वो ओपन से स्टार्ट हो रहा है और क्लोज्ड पे एंड हो रहा है। अब इंटरवल तो ए टू बी है ना, सारा इंटरवल जो है ना वो ए टू बी है, यानी ए से लेकर बी तक है। तो अब इसमें ए और बी के दरमियान वाले तो सारे होंगे, सब में ए और बी के दरमियान वाले यानी स्टार्टिंग और एंडिंग के दरमियान जितने भी हैं वो सब में हैं। लेकिन ओपन है ए पर तो ए शामिल नहीं है, ए के नीचे इक्वल टू वाला साइन नहीं है, ए शामिल नहीं होगा। ए से बड़े जो है ना, ए से बड़ा जो नंबर होगा वहां से स्टार्ट होंगे और बी शामिल होगा क्योंकि बी पर ये क्लोज्ड है। तो ये वाला इंटरवल है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। ये पहले मैं क्लोज इंटरवल की मिसाल देता हूँ। मैं लिखता हूँ जी 0 और 3, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। अब इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? अगर मैं इसके एलिमेंट्स लिखूँ तो ये क्लोज्ड है ना, 0 पर 0 भी होगा और 0 से बड़ा 1 है वो भी होगा, 2 भी होगा और 3 तक इसने एंड होना है, 3 भी होगा क्योंकि ये 3 पर भी क्लोज्ड है। अब इसी तरह मैं ओपन इंटरवल में लिखता हूँ 0 टू 3 और ये स्मॉल ब्रैकेट्स हैं। इसका मतलब है 0 से लेकर 3 हैं एलिमेंट्स इसमें। इसमें 0 नहीं होगा, 0 से बड़ा 1 होगा, 2 होगा और 3 भी नहीं होगा। ना इसमें 0 होगा ना 3 होगा। स्टार्ट वाला और एंड वाला शामिल नहीं होंगे। ये हो गया ओपन इंटरवल। इसके बाद हाफ ओपन हाफ इंट्रो क्लोज्ड।
अब ये 0 पर क्लोज़्ड है, यानी पहला उसने क्लोज़्ड लिखा है, 0 पर क्लोज़्ड है और 3 पर ये ओपन है। तो इसका मतलब होगा 0 शामिल हो जाएगा, क्लोज़्ड है, 1 भी होगा, 0 से बड़े तो सारे होंगे ना, 2 भी होगा, अब 3 इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि ये 3 पर ओपन है। अब इसी तरह ये वाला हाफ ओपन हाफ क्लोज इसको भी मैं 0 टू 3 ये एग्जांपल मैं इस वजह से ले रहा हूँ ताकि इसकी समझ आपको आ जाए। अब 0 टू 3 तो अब 0 पर तो ये ओपन है तो 0 शामिल नहीं होगा, 0 से बड़े सारे होंगे, 1 होगा, 2 होगा और 3 भी होगा क्योंकि ये 3 पर क्लोज है। सॉरी ये मैंने इसकी जो ब्रैकेट्स हैं ना ये गलत लगा दी हैं, ब्रैकेट्स सही कर लें। ये पहली इसकी क्लोज्ड है और दूसरे पर ये सॉरी पहला ओपन है और दूसरा क्लोज्ड है, तो यहाँ पे क्लोज्ड वाला तो शामिल हो जाएगा। अब इसको इधर आपने कर्ली ब्रैकेट्स ही रखनी है क्योंकि मैं एलिमेंट्स लिख रहा हूँ ना मतलब सेट लिख रहा हूँ। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं, अब आपको इसकी क्लियर पिक्चर जो है ना वो समझ आ गई होगी। ठीक है जी। अब इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, लेक्चर लेंथ ही हो रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सेट्स के ऑपरेशंस जो है ना वो डिस्कस करेंगे। अब उम्मीद है आपको प्रोबेबिलिटी थ्योरी और सेट्स के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं ना, सेट की मुख्तलिफ डेफिनेशंस हमने पढ़ी हैं, सेट की टाइप्स मुख्तलिफ पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने सेट पढ़ा, फिर उसके एलिमेंट्स पढ़े, एलिमेंट ऑफ सेट पढ़ा, फिर हमने जो है इक्वल सेट्स पढ़े, फिर हमने एम्प्टी सेट पढ़ा, सब सेट और सुपर सेट की हमने जो है डेफिनेशंस पढ़ी। इसके बाद हमने यूनिवर्सल सेट पढ़ा, यूनिवर्सल सेट, एम्प्टी सेट और इसके बाद जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर सेट की जो मुख्तलिफ इंटरवल्स इस्तेमाल होते हैं ना, वो हमने डिस्कस किए। वो कौन-कौन से इंटरवल 4 हो सकते हैं, या तो क्लोज़्ड इंटरवल होगा या ओपन होगा या हाफ ओपन हाफ इंटरवल होगा, ठीक है? वो स्टार्ट पे ओपन हो सकता है या स्टार्ट पे क्लोज़ हो सकता है, तो हाफ इंटरवल और हाफ क्लोज़ इंटरवल। ओके जी, इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। इस लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप इज़िली पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।